चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। आपको पहले ही बताया था कि एक एक टॉपिक हम नया नया, टोटल 11 कॉन्सेप्ट है, उन 11 कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट कल अपना हो गया था, बैक बॉन्डिंग वाला। आज नए कॉन्सेप्ट की बारी है। आज हम बात करेंगे डाइमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन के बारे में, क्या होता है तो इसको समझेंगे आज। तो आज का टॉपिक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है डाइमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन। नाम से समझता होगा आपको, है ना। पॉलीमर डाइमर पता है क्या, थोड़ा बताऊं? चलो बता देता हूं। देखो, मर का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, मर का मतलब पार्ट्स। अगर वो पार्ट्स जुड़ जाते हैं, वो पार्ट्स जुड़ के दो बन जाते हैं। कोई एक पार्टिकल है, जैसे एक ऐसे है, अगर ये जुड़ के दो बन गए तो इसको बोलेंगे डाइमर। समझ रहे हो? आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक बॉल है, अगर एक सिंगल बॉल है तो उसको मर, दो बॉल जुड़ गई तो डाइमर, तीन जुड़ गई ट्राइमर, है ना। बहुत सारी जुड़ गई तो उसको बोलेंगे, बहुत सारी इनफाइनाइट जुड़ गई, मतलब हमें नहीं पता कितनी जुड़ गई, बहुत ज्यादा नंबर में जुड़ गई, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। बस सिंपल सा फंडा ये रहता है। डायमर का मतलब क्लियर है, पॉलीमर का मतलब क्लियर है। पॉलीमर का मतलब बस जब कोई चीज बहुत सारी जुड़ जाए उसको बोलेंगे पॉलीमर। दो ही जुड़े तो डाइमर, तीन जुड़े तो ट्राइमर, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा डाइमर के बारे में बात करते हैं। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक ये मॉलिक्यूल आपको देखने को मिला होगा, B2H6। इसको कई बार लोग ऐसे भी लिख देते हैं, BH3 का ट्वाइस, BH3 का ट्वाइस। आपको एक ऐसे N2O4 भी देखने को मिला होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NO2 का ट्वाइस। ठीक है, आपने Cl2O6 भी देखा होगा, इसको हम लिख सकते हैं ClO3 का ट्वाइस। ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें क्या रहता है ना, वो है ना डायमर होता है। क्या होता है? डायमर। जैसे अगर B2H6 की बात करें, तो B2H6 को हम बोल सकते हैं कि BH3 की दो यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। N2O4 को हम ये बोल सकते हैं कि NO2 के दो यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो N2O4 को हम बोल सकते हैं ये डाइमर है इसका। B2H6 को बोल सकते हैं डाइमर है BH3 का। BH3 दो यूनिट जुड़ गई है। Cl2O6 से ClO3 दो जुड़ के Cl2O6 बना दिया, तो हम बोलेंगे ये डाइमर है ClO3 का। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री में आपको डायमर बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अब क्यों करते हैं डायमर की फॉर्म में? तो डायमर बनने का रीजन क्या है, पॉलीमर बनने का रीजन क्या है यहाँ पे, ये अपने आप डायमर क्यों बना देते हैं? BH3 होता है, लेकिन वो BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता। क्यों लेकिन? तो इसका सिंपल सा रीजन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो चीजें होंगी, तो आप एक सिंपल सा रीजन लिख सकते हो, स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी मिलती है उसको। डायमर बनाएगा तो एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा उसको। जैसे BH3 है, अगर दूसरे BH3 के साथ जुड़ना है तो इसको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो बॉन्ड बनेगा, कभी भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है, आपको पता होगा। एटम्स क्यों जुड़ते हैं? स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो बॉन्ड जब भी बनता है स्टेबिलिटी मिलती है। तो दो ये यूनिट्स आपस में क्यों जुड़ेंगे, डायमर क्यों बनेगा, तो आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? क्योंकि नया बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अब आपको पहली चीज क्लियर हो गई कि डायमर बनता क्यों है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। अब डायमर जो है वो बनता कैसे है, मतलब कैसे कैसे डायमर बनते हैं? तो डायमर है ना, एक्चुअली दो टाइप्स, दो तरीके से बनते हैं। तो डायमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन की बात करें, ये दो तरीके से होता है। या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो किसी के पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। उन वैकेंट ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए वो डायमर बनाता है, या फिर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए वो डायमर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 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 अगर हम बात करते हैं इसकी, B2H6 की, हम बात करते हैं N2O4 की, हम बात करते हैं Cl2O6 की, हम अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं, और क्या लूं मैं, और मैं ले लेता हूं C2H6 की।
तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में, मतलब इसके मोनोमर्स की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकता हूं, BH3 ट्वाइस। इसको मैं लिख सकता हूं NO2 का ट्वाइस। इसको लिख सकता हूं ClO3 का ट्वाइस। इसको लिख सकता हूं मैं CH3 का ट्वाइस। समझ रहे हो? अब ये जो एक सिंगल जो मोनोमर है, पता है ना मोनोमर, ये BH3 दो बार जुड़ेगा तो B2H6 बनेगा, तो मैं उसके मोनोमर्स को लिख रहा हूं। तो CH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर, सॉरी BH3 का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो BH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बोरोन के पास लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है। इसकी बात करूं, नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में 5 होते हैं। ठीक है, 5। तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, और डबल बॉन्ड बना नहीं सकता तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है NO2 के पास। ClO3 की बात करें तो 2 2 4 2 6, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कई बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये हाइड्रोजन को दे दिया, एक दूसरे हाइड्रोजन को, एक तीसरे हाइड्रोजन, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ध्यान देना, ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये डायमर क्यों बनाएगी? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों बनाया? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, BH3 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? यस। तो इसमें जो डायमराइजेशन होगी वो किसकी वजह से होगी? बोलो, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, और इन सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमें 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 केमिस्ट्री में इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है। वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से जब डायमराइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई वो जो डायमराइजेशन हो रहा है किसकी वजह से हुआ? तो उसका सिंपल तरीका यह है कि जो उसकी मोनोमर है उसका स्ट्रक्चर बना लो। अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए डायमराइजेशन हुई है। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो समझ जाना कि वो वैकेंट ऑर्बिटल है, उनको फिल करने के लिए डायमराइजेशन हो रही है। और हमें कौन सा पढ़ना है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट जो ऑर्बिटल होता है उसको फिल करने के लिए जो डायमराइजेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, तो अब अपना एक्चुअल क्लास स्टार्ट होता है। तो डायमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। डायमराइजेशन बोले या फिर पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन, देखो भाई, ये जो डायमराइजेशन है ये भी दो टाइप की है। मतलब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल वाला है ना, ये भी दो टाइप का, हमें पढ़ना यही है, ये भी दो टाइप का है। इसमें भी दो टाइप से डायमराइजेशन होती है, एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ रहे हो? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? क्या है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? समझाऊंगा। ये बनाना बॉन्ड सुना होगा आपने, कुछ वैसा ही है। चलो आते हैं। तो डायमराइजेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है वो तो आप समझ चुके हो। आपको ये भी पता लग गया कि डायमराइजेशन क्यों होता है, आपको ये भी पता लग गया कि दो टाइप का डायमराइजेशन होता है, दो चीजों की वजह से होता है, या तो वैकेंट ऑर्बिटल की मदद से या फिर आपका इसकी वजह से, क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमें पढ़ना कौन सा है? वैकेंट ऑर्बिटल की मदद से जो डायमराइजेशन होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से जो डायमराइजेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। उसमें एक रहता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक होता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब इसको एक एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे लेके चलता हूं। तो पहले इसके कुछ है ना एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा, फिर आगे चलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है B2H6, ठीक है, और BeH2 ट्वाइस, BeH2 N मतलब बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो ये पॉलीमर। और जैसे कि AlCH3 थ्राइस और इसका डाइमर, ठीक है। और 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में अभी आएगा समझ में, बस 2 मिनट थोड़ा वेट कीजिए। बस ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे पता है आपको नहीं समझ रहा है कुछ, 2 मिनट रुकिए बस।
एग्जाम्पल लिख लेता हूं। आप बोलोगे एग्जाम्पल क्यों लिख रहे हो, अब समझा ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, तो रुको तो सही, 2 मिनट तो बस। AlCl3 का ट्वाइस, और एग्जाम्पल BeCl2 का ट्वाइस, और एग्जाम्पल BeCl2 का n, और एग्जाम्पल चाहिए लो तो और एग्जाम्पल लो AlCl3 का ट्वाइस। चलो अब समझेंगे। तो पहले समझते हैं इस वाले को, पहले वाले को। पहले वाला कौन सा है, ये था ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। देखो BH3 के बारे में आप सब जानते हो, BH3 का मॉलिक्यूल। आप ये बताओ, ये BH3 है, ये कैसा है, कैसा है ये BH3, बोलो। कैसे का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसकी हाइब्रिडेशन भी बता सकते हो, sp2, सही है। हाइब्रिडेशन sp2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स की इसको कमी है। ये BH3 अकेला रहता नहीं है, ये B2S6 बनाता है। क्या आपको B2S6 का स्ट्रक्चर बनाना आता है, नहीं आता? तो मैं आप सिखाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में हम सीखते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे बनता है। तो चलो B2S6 पे चलते हैं। तो B2S6 का क्या सीन है भाई, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, और स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट पीछे, यस, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं मैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है B2S6 का। ये आपको B2S6 दिख रहा है, अजीब सा, ठीक है। क्या है B2S6 से कैसे बन रहा है, तो पहले इसको बनने को देखते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे ये बनता कैसे है। तो देखो भाई, अपना ये बोरोन है, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसके बगल में एक दूसरा BH3 भी बैठा हुआ है, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये चाहता है कि मुझे कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अब देगा कौन, बोरोन के पास, बेचारे के पास वैसे ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास नहीं है, है ना। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये अपने ऑर्बिटल्स को है ना आगे की तरफ भेजता है कि भाई तू हाइड्रोजन तू दे दे मुझे। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, दया आ जाती है हाइड्रोजन को, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है, लेकिन ये बोरोन फिर से बोलेगा कि तू तो मेरा हाइड्रोजन है, तो तू मुझे वापस इलेक्ट्रॉन दे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे, ये बैठते नहीं है। ये ऐसे रहता है ये जो बॉन्ड, कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे में घूमते रहेंगे, इस पूरे में लोकलाइज रहेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहते हैं, कई बार यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ऐसे चलते रहते हैं। समझ रहे हो? अब दोनों का काम हो गया इससे। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इसके भी कितने हो गए, 2 2 4 2 6 ही हुए। इसको भी कमी है, तो ये बोलेगा कि तू भी अब मुझे दे। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इसको देना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये है ना, ये पूरा बॉन्ड है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इस पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होते रहे, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। तो ये जो चीज है, ये पूरा जो बॉन्ड बना, ये यहां से लेके यहां तक, ये तीनों एटम्स को इसने जोड़ के रख रखा है। इस बॉन्ड को बोलेंगे कि 3 सेंटर है, 3 एटम है, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे यहां नीचे भी बन रहा है, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। जनरली आप जो बॉन्ड देखते हो वो कैसे होते हैं, 2 एटम होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जनरली आप जो देखते हो, जैसे ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये 2 सेंटर्ड, 2 सेंटर है, 2 एटम है, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं जनरली आपको जो देखने को मिलते हैं। ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये आप पहले भी देखा था, आप दोबारा देख रहे हो। तो ये थोड़ा अलग टाइप का बॉन्ड है, 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इस बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ठीक है। अब वापिस आते हैं पीछे।
इस स्ट्रक्चर की मदद से चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें तो कितने हाइड्रोजन है? दो, दो चार, दो छह, छह हाइड्रोजन है यहां पे। इन छह में से दो हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन कितनी है अपने पास, जो ब्रिज पे लगी हुई है, जो जोड़ के रखी हुई है, दो। ठीक है, इनको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन। और टर्मिनल हाइड्रोजन जो लास्ट में लगी हुई है, टर्मिनल हाइड्रोजन कितनी है अपनी? चार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो बॉन्ड है की लेंथ है, ये वाले इस वाले हाइड्रोजन की, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन की, और ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन की, इन दोनों में से कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? क्या लगता है कौन सी ज्यादा होनी चाहिए? कौन सा बॉन्ड लंबा होना चाहिए, एक्स वाला या वाई वाला? तो वाई ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों ज्यादा होना चाहिए, वाई क्यों ज्यादा होना चाहिए? तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि यहां पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे एक बॉन्ड में इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप बोले दो इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ सही बात है, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन ना पूरे तीन एटम के बीच में शेयर्ड है। अगर मैं सिर्फ इस इतने की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि इन दोनों के बीच में इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ गया हुआ है, तो दो एटम के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो बॉन्ड बॉन्ड को कम खिंचावट मिलेगी, खींचने को कम मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं जैसे आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? छह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतना बॉन्ड छोटा हो जाता है, और जितने कम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतना बॉन्ड लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस वाले केस में ये जो बॉन्ड है, एक्स वाला जो बॉन्ड है, वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और अगर इस वाले की बात करी जाए, वाई वाले की, ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अगर मैं पर बॉन्ड की बात करूं, पर बॉन्ड, तो इफेक्टिवली दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कम शेयरिंग है इसलिए बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो गई। समझे? चलो एक और चीज को समझते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, एंगल को समझते हैं। अगर आपसे पूछे कि अल्फा और बीटा में कौन बड़ा, तो मैं बोलूंगा कि बीटा बड़ा अल्फा से, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। आप बोलोगे क्यों बड़ा? तो बड़ा होने का रीजन ये है कि भाई यहां पे ना दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन है इस दोनों बॉन्ड में, तो दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे। यहां पे अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो रिपल्सन कम लगेगा। यहां रिपल्सन ज्यादा तो ये ज्यादा खुलेगा, यहां रिपल्सन कम तो ये कम खुलेगा। क्लियर है? तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्यों? क्योंकि ये वही टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऐसे बोल सकते हो अगर साइंटिफिकली बोलना रहे आपको। इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस चीज का अच्छे से एक बार और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो बोरोन ऐसे है, ये बोरोन। आपसे कई बार पूछेगा कि एक प्लेन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, एक प्लेन में कितने एटम्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा, BH3, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। नॉन प्लेनर मतलब समझ रहे हो, ये चार्ज जो है, ये चार जो एटम है, ये वाले चार, ये चार हाइड्रोजन एक ही प्लेन में रहते हैं, चार, और ये बोरोन को मिला के ये छह एटम एक प्लेन में, एक एक पेज पे। ये जो हाइड्रोजन है एक ऊपर है एक नीचे है, समझ रहे हो क्या? अगर इस बोर्ड की बात करें तो एक हाइड्रोजन सामने की तरफ है, एक हाइड्रोजन इसके पीछे की तरफ, अगर ये सारे एक प्लेन में है। ठीक है, ये चार टर्मिनल हाइड्रोजन, दो ब्रिज हाइड्रोजन। लेंथ की बात करें अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो एंगल रहता है 120 का रहता है, और आपको पता है ये एंगल, ये जो इनके बीच में एंगल है ये कम रहने वाला है। मैं या इसकी बात करूं, ये एंगल कम रहता है।
ये देखने में ज्यादा लगेगा लेकिन है कम, बनाने में दिक्कत हुई। ये 97 डिग्री का है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये वाला जो बॉन्ड है वो छोटा होता है, ये 119 का रहता है, और ये लगभग 137 का रहता है, ये वाला 137 पिकोमीटर का। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, बस पता होना चाहिए कि टर्मिनल जो हाइड्रोजन होता है वो जो बॉन्ड होता है छोटा होता है, और ये जो ब्रिज वाला बॉन्ड होता है वो लंबा होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार बस जल्दी से मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन और बता दीजिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये चार बॉन्ड बना रहा है और चारों के चारे सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ये जो मॉलिक्यूल है ओवरऑल देखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं है, मतलब इतना बेटर नहीं है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ज्यादा बेटर है। तो अगर उसको कभी भी चॉइस मिलेगी, कभी भी मौका मिलेगा कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेने का, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन लेके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। समझे या नहीं समझे? सिंपल ये है कि भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, उसमें कम 3 सेंटर दो बॉन्ड है, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब नहीं थे इसलिए उसने उस टाइम पे काम चला लिया, लेकिन अगर कहीं से मिलेंगे तो लेना पसंद करेगा। जब नहीं था तो इसलिए उसने काम चलाया था, लेकिन अगर उसको मिलेंगे तो पक्का लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, और क्या बताऊं इस मॉलिक्यूल के बारे में? बस ये जो डाइमर बना किसकी वजह से बना? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से। क्लियर है? क्लियर है। अब एक बार दूसरे वाले को और देखते हैं, फिर इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मतलब डिटेल में क्या, अब इसके और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, दो तरीके हैं पढ़ाने के मेरे। या तो अभी मैं आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक साथ बता के फिर बाद में एग्जांपल लिख पाऊं, या एक को पूरा कंप्लीट करूं। बोलो क्या करें? मुझे ऐसा लगता है इसको कंप्लीट ही कर देते, सारे एग्जांपल ले लेते फिर दूसरे पे चलते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सेकंड एग्जांपल, अभी BS3 लिया था, और अब लेते हैं BeH2 ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्राइड, और इन ये वेपर फेज में बनता है, इन वेपर फेज। ठीक है, तो कैसे बनाए? ये बेरिलियम। ठीक है, अगर मैं BeS2 की बात करूं आपसे, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? हाँ, ये BeS2 की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp कैसा है? प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिडाइजेशन 2p ऑर्बिटल अभी खाली पड़े हुए हैं इस बेरिलियम के पास, तो ये शेयरिंग करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा। वही वही बनाना बॉन्ड है ना। यहाँ पे भी जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये जो बॉन्ड है कैसा है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये भी कैसा है? ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं बेरिलियम की, तो अगर इसकी हाइब्रिडेशन चेक की जाए 1 2 3, अभी भी हाइब्रिडेशन sp2, अभी भी मॉलिक्यूल प्लेनर, अभी भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, BeH2n, बेरिलियम हाइड्राइड अब पॉलीमर बना देता है किसमें? सॉलिड स्टेट में। इस ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान दो, नीट में पूछा जा चुका है। BeH2 नहीं था, BeCl2 था, तो उस पे भी आएगा। तो ये कई बार पूछ लेता है कि BeH2 डाइमर बनाता है कब? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो BH2 डाइमर बनाता है वेपर फेज में, सॉलिड स्टेट में वो बनाता है पॉलीमर BH2।
इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट भी में भी बनाता है। तो कैसे बनाता है तो देखना। शेयरिंग कर लेगा, बनाना बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना बॉन्ड बना, ऐसे ये बनाना बॉन्ड बनाने लग जाता है। तो कितने बनाना बॉन्ड बना दिए इसने, कितने थ्री सेंटर्ड वाले बॉन्ड बनाए। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये वाला भी कैसा है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर इसकी बात करी जाए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, तो चार बॉन्ड बनाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। मॉलिक्यूल कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे इसको भी अभी भी, क्योंकि थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है अभी भी। अगर इसको मिलेगा कहीं से तो ये लेगा। क्लियर है, bs टू बी क्लियर। थ्री थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए। अब हम चलते हैं थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये AlCl3। तो पहले हेडिंग डालता हूं, दूसरे वाली थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका एग्जांपल लेते हैं Al2Cl6। Al2Cl6 है। इसकी एक मजेदार बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप कई बार आयंस में भी तोड़ देते हो, Al+3, और कई बार आप बोलते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्वेश्चन ये है कि AlCl3 कोवलेंट है या आयनिक है, बोलो। पानी में जाने के बाद ये आयंस में टूट जाता है। अगर AlCl3 की बात करें तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अब बोले कोवलेंट क्यों, अरे आयनिक होता भी तो इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर इतना भर के होता, बहुत ज्यादा भर के होता। क्यों, प्लस चार्ज है, प्लस 3 चार्ज है। तो कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर बहुत ज्यादा है अगर ये आयनिक होता भी तो। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं AlCl3 की बात करूं आपसे तो AlCl3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp2। मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल है आपका प्लेनर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये आपका। ठीक है, AlCl3 की बात करते हैं Al2Cl6 की। तो Al, ये इस तरफ Al है, Cl 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 Al Cl Cl Cl, दो इलेक्ट्रॉन 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 दो 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 दो। ठीक है, अब सुनो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास जाओ, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पे इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हुए, चाहिए इसको, दे देगा। कैसे देगा, इक्वल शेयरिंग करेगा, अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग। कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको जरूरत है तो ये भी दे देगा। अब देखो इस बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन है ना, और एटम कितने, एक दो तीन, तीन सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये पूरा बॉन्ड एक कंसीडर कर रहे हैं हम। तो ये कितने एटम, एक दो तीन, तीन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, दो यहां पे दो यहां पे, तो कितने, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये दूसरे टाइप की डायमेंशन। ये कब होती है, जब जो साइड एटम है उसके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं है तो कैसे क्या करे, लोन पेयर नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुर्बान करना पड़ता है, जैसे कि B2S6 में देखा। तो अगर लोन पेयर होते हैं तो थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की मदद से आपकी डायमेंशन होती है। अगर लोन पेयर नहीं है तो अपना थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की मदद से डायमेराइजेशन होती है। समझ रहे हो। अब बॉन्ड एंगल की तरफ बढ़ते हैं और बॉन्ड लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अल्फा और बीटा में कौन सा एंगल ज्यादा, तो मैं बोलूंगा अब भी अल्फा ज्यादा, बीटा कम। आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन,
दो दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, रिपल्सन। अब बोलोगे यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर अब आप इसको लॉजिक ढूंढो कि भाई यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन हो रही है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर भी अल्फा ज्यादा क्यों, बीटा कम क्यों। अब इसी तरीके से दूसरा भी, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये जो लेंथ है ये एक्स, और ये लेंथ अगर बोलता हूं वाई, तो कौन ज्यादा, अभी भी मैं बोलूंगा वाई ज्यादा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। क्यों, तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये जो सीएल है, इस सीएल को बस एल को खींचना है, इस सीएल को एल को खींचना है, बस एक ही एटम को खींचना है, लेकिन इस सीएल को दो एल को खींचना है। नहीं समझे क्या, अरे भाई मैं हूं, एक सामने मेरे बंदा है, ऐसे समझिए, मैं यहां पे हूं, ठीक है, और मुझे है ना किसी दूसरे बंदे को खींचना है। अरे कैसे खींचू इसको, हाँ, इसको खींचना है अपनी तरफ, ये पहला केस। और एक ये मैं हूं, और मुझे इस तरफ से भी खींचना है, इस तरफ से भी खींचना है। अकेला मैं हूं, इसमें अकेला मैं एक बंदे को खींच रहा हूं, इसमें अकेला मैं दो बंदों को खींच रहा हूं। तो किसमें ज्यादा खींचूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो ज्यादा पास रहेगा, बॉन्ड डिस्टेंस कम, इसमें कम खींच पाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो सेम चीज तो है, एक्स वाई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एक्स की बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये जो सीएल सीएल है ये दूर दूर है, या आप ये बोल सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े दूर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो रिपल्सन कम हो गया, ऐसे समझिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां पे रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, वो कब रखे जाएंगे, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ये दूर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पास पास में रखे हैं तो डिस्टेंस कम है, तो रिपल्सन ज्यादा। तो इस वाले केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से रिपल्सन कम है, ठीक है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और वाई इज ग्रेटर देन एक्स। क्लियर है, ये था Al2Cl6 के बारे में। Al2Cl6 बनता है, डायमर बनाता है कौन सी फेज में, वेपर फेज में। अगर मैं आपकी इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलती है sp3, sp3। और अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, दो दो चार दो छह दो आठ, पूरा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे वाले मॉलिक्यूल की। कितना टाइम हुआ, टाइम देखने दो, 1 मिनट, 32 मिनट ही हुए हैं, चलो खत्म ही कर देता हूँ इसको, डाइमरेशन को। और क्या है, और क्या है इसमें, हाँ, Al2Cl3 N, तो ये पॉलीमर बन गया, सॉरी ये कहाँ, ये पॉलीमर नहीं बनाता, सॉरी। किसके बारे में बात कर रहा था मैं, किसके बारे में बात कर रहा था, यस, BeCl2 के बारे में बात करनी थी, BeCl2N, और ये वेपर फेज में लेना है, BeCl2 डाइमर। और यहाँ पे वेपर फेज नहीं बोलेंगे इसको, सॉलिड स्टेट, गलती हो गई यार, सॉरी। चलो, वेपर फेज में तो बेरिलियम क्लोराइड है, क्या बोलते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। बी सीएल, सीएल इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे देगा, इसको भी कमी है, दे देगा। कैसा बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगला एग्जांपल लेता हूं, तीसरा एग्जांपल आ गया, BCl2N। ये सॉलिड स्टेट में, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, सॉलिड स्टेट में BlCl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर या पॉलीमर। तो पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है BCl2 सॉलिड स्टेट में। कैसा बनता है इसका पॉलीमर, तो देखना,
लोन पेयर है। ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात की जाए इसकी, sp3 हाइब्रिडेशन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ये, पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है। ये BCl2 सॉलिड स्टेट में। इसका एक और मजेदार सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। I2Cl6। अगर इस मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश की जाए तो आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अच्छे से बनाता हूं यार, मन नहीं कर रहा है अब, ज्यादा देर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है, फिर भी बना रहा हूं आपके लिए बस। तो कई बार अच्छी नहीं, मूड अच्छा नहीं होता तो अच्छा पढ़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? बस एक ही रीजन है कि आपकी बैकलॉग ना हो जाए। अरे यार, भूल जाता हूँ बात करते करते। चलो, कहाँ था मैं? हाँ, आई। 3 Cl बनाने हैं तो 3 Cl लगा दो यार। तो 1 Cl कैसे लगाओ? 1 Cl ऐसे लगा दिया, 1 Cl ऐसे लगा दिया, 1 Cl ऐसे लगा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, 2, 4। ठीक है। एक और आई है, Cl है, Cl है, Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कोई अगर ये बोले कि डायमर एसिड उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होता है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी, ऑक्टेट कंप्लीट के, कंप्लीट देखो भरा पड़ा है ऑक्टेट, कब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हुए भी ये डायमर बनाता है। तो डायमर बनाने का रीजन ये नहीं होता कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डायमरेशन बनाने का इतना मतलब होता है उसको एक नया बॉन्ड बनाना है और स्टेबिलिटी पानी है। ठीक है। और ये सब करने के लिए उसके पास बस वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन की बात करूं आयोडीन की, तो आप चेक कीजिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी हाइब्रिडेशन बनती है sp3d2, 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन बनी sp3d2। क्लियर है? बस इतना ही है यार, और कुछ नहीं है। तो अभी तक आपने आज की क्लास में क्या सीखा? आपने बस ये सीखा कि डायमरेशन होने के 2 रीजन होते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल में भी 2 कंडीशन है, वैकेंट ऑर्बिटल में भी 2 कंडीशन है, एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और एक 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जनरली तब देखने को मिलेगा जब साइड एटम हाइड्रोजन या CH3 रहता है। ये आपको जनरली देखने को मिलेगा क्लोरीन के केस में, या जिन एटम के पास लोन पेयर रहते हैं। जनरली आपको क्लोरीन ही देखने को मिलेगा, फ्लोरीन और ये जो बाकी ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़े होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती। ओवरलैपिंग अच्छी होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। कुछ डाउट आ सकते हैं कि भाई BF3 अपना डाइमर बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो BF3 डाइमर नहीं बनाता है। इसका रीजन क्या है कि भाई इसमें BF3 में कुछ पहले से कोई चीज है जो उसको स्टेबिलिटी दे रही है। क्या? लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यार ये जो BCl3 है, चलो BF3 ठीक है, BCl3, BBr3 और BI3, क्या ये डाइमर बना सकते हैं? मैं बोलूंगा इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन फिर भी ये डाइमर नहीं बनाएंगे। अब बोलोगे आप क्यों? क्योंकि ये Cl, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत बड़े बड़े हैं। साइज ऑफ साइड एटम इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, और उसकी वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, और ये जो बोरोन का एटम है बहुत छोटा है, तो वहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है। एंड साइज ऑफ
boron is very small. This leads to higher repulsion. रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, फिर कोई पूछता है AlF3 का क्या सीन है? AlF3 के अंदर ये कुछ आपको बता रहा हूँ जहां पे ये नहीं होता है, वैकेंट ऑर्बिटल के होते हुए AlF3 के अंदर भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं है भाई। कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ये देखने को मिलेगा, और ये आयनिक मॉलिक्यूल है। आप बोलोगे आयनिक क्यों है ये? AlCl3 तो कोवलेंट था, ये आयनिक क्यों है? क्योंकि भाई Al+3 F- है, एनायन का साइज बहुत छोटा है। इसमें जो होता था ना, क्या बोलते थे उसको, वो सेप बिगड़ जाती थी, क्या बोलते थे उसको यार, क्या होता था वो, नाम ही भूल गया मैं उसका। कुछ होता था ना, एनायन का साइज बेकार हो जाना, इसकी शेप का बिगड़ जाना, शेप की ये इसकी शेप खराब हो जाती है, उसको खींच लेता है, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। आपको याद आए तो बताना। पोलराइजेशन, यस, याद आ गया। ये F- है, इसका साइज छोटा है, तो इसमें इसमें पोलराइजेशन ना के बराबर होती है। AlF3 करना तो चाहता है, लेकिन साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का। पोलराइजेशन ये क्या था, फिर से भूल गया, क्या था वो, क्या था यार, छोड़ो, अभी बताया था ना, देख लेना पीछे जाके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।